बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टेस्ट ऑफ द डोबरविल्स। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। टेस्ट ऑफ द डोबरविल्स बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने 1889 के अंदर इस नावल को कंप्लीट किया और 1891 के अंदर इस नावल को पब्लिश किया। अब याद रखिएगा कि 1889 के अंदर जब थॉमस हार्डी ने अपने इस नावल को कंप्लीट कर लिया तो इसे ये लेके गए पब्लिशर्स के पास कि भैया मेरे नावल की पब्लिकेशन कर दो, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन पब्लिशर्स ऐसे ही तो पकड़ के किसी चीज़ को पब्लिश नहीं ना कर देते। उन्होंने पहले इस नावल को पढ़ा, उन्होंने कहा कि थॉमस हार्डी इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते, ताकि हमारी जो यूथ जनरेशन है वो इससे डिट्रैक हो सकती है। और फिर थॉमस हार्डी वापस आ गया और इस नावल के अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे जिसकी वजह से इसकी पब्लिकेशन नहीं हो पा रही थी, उन्होंने इसको इसमें से ख़त्म कर दिया, यानी नावल में से वो तमाम बातें निकाल दी। और फिर 2 साल बाद यानी 1891 के अंदर इस नावल को जब ये दोबारा से पब्लिशर्स के पास लेकर गए और इन्होंने इसे दोबारा से पढ़ा तो तब जाके उन्होंने इसकी पब्लिकेशन कर दी। अब ये तमाम बात आपको यहाँ बताने का मकसद ये है कि इस नावल के अंदर कुछ ऐसी बातें आएंगी जो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगी। आप कहेंगे कि ये यकदम से इस तरह से कैसे हो गया, तो इसका आपने समझ जाना है कि वो एलिमेंट्स जो थॉमस हार्डी ने इसके अंदर पहले यानी कनेक्टेड थे वो निकाल दिए हैं, इसलिए बात थोड़ी सी समझने में आपको मुश्किल आएगी। लेकिन मैं आपको वो एलिमेंट्स यहाँ पे बता दूंगा कि ये थे और अब ये नावल के अंदर नहीं है, ताकि आपको समरी अच्छे से समझ आ सके। इस नावल की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक पेडलर यानी दूध बेचने वाला जिसका नाम जॉन डरबायफील्ड होता है, गलियों के अंदर दूध बेच रहा होता है। अब यहाँ पे आपने ये लाजमी तौर पर याद रख लेना है कि ये जो डरबायफील्ड जॉन नाम के साथ लिखा हुआ है ये इनकी कास्ट है, यानी जिस तरह से हमारे यहाँ भी कास्ट होती है ना, तो ये इंग्लिश सोसाइटी के अंदर फैमिलीज का एक रेपुटेशन टैग लगा होता है जिससे ये आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि ये बंदा कहीं रॉयल फैमिली से तो नहीं बिलोंग करता। जिस तरह से हमने जेन ऑस्टन का एक नावल पढ़ा था जिसके अंदर एलिजाबेथ बेनेट हर एक के नाम के साथ मिस्टर बेनेट, मिसिस बेनेट, तो इस तरह से लिखा हुआ था। तो मीन्स ये कि ये इंग्लिश सोसाइटी के अंदर ना एक आइडेंटिफिकेशन रेपुटेशन आइडेंटिफिकेशन टैग लगा दिया जाता है। तो ये जो जॉन डरबायफील्ड है तो यहाँ पे ये डरबायफील्ड इसका टैग है। अब जॉन डरबायफील्ड गलियों के अंदर दूध बेच रहे होते हैं, एक मैन एक आदमी इनके पास से गुजरता है और इनको कहता है हाउ आर यू सर जॉन डरबायफील्ड, कि आप कैसे हैं सर जॉन डरबायफील्ड। तो ये उसकी तरफ देखते हैं, मुझे सर कहा है, मैं तो सारी उम्र ये दूध ही बेचता रहा हूं, तो ये मुझे सर क्यों कह रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैं तो ठीक हूं, आपने मुझे क्या कहा है जरा दोबारा से बताना। वो कहता है कि मैंने कहा है हाउ आर यू सर जॉन डरबायफील्ड, के सर जॉन डरबायफील्ड क्या हाल है आपका। तो ये कहता है कि मैं सर हूं। वो कहता है आपको नहीं पता, आप डरबायफील्ड आइडेंटिफिकेशन रेपुटेशन टैग से बिलोंग करते हैं, यानी आपका रेपुटेशन टैग आपकी कास्ट तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी फैमिली से तल्लक रखने वाले कुछ लोग ना जो कि डोबरविल्स हैं वो यहाँ से कुछ फासले पर रह रहे हैं और उनकी तो बड़ी ज़्यादा जायदादें हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे उनके घर हैं। तो आप भी जाहिर सी बात है उन्हीं सी में से ही बिलोंग करते हैं, तो आप भी हमारे सर ही हुए। तो ये कहता है क्यों नहीं, मैं भी डरबायफील्ड फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और हमारी जो वहाँ पे कोठियाँ कारें हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे बंगले हैं, तो मैं यहाँ दूध क्यों बेच रहा हूँ, मैं क्यों पेडलर बना हुआ हूँ। ये कहता है बस अब मैं तो सर बन गया हूँ, ये दूध दाद का काम बंद यहीं पे। और जॉन पेडलर यानी एक दूध बेचने वाला ये वहीं खड़े कहता है कि मैं तो सर जॉन डरबायफील्ड हूँ, मेरे लिए वाइन लेके आओ, चलो शराब लेके आओ, मैं तो बड़ी राइस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं क्यों दूध बेच रहा हूँ इधर। तो ये वहीं खड़े हुए शराब पीता है और ये कहता है कि मैं सर जॉन डरबायफील्ड अब पैदल चल के घर को जाऊँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे लिए एक बग्गी लेके आओ, जिस तरह से शाही सवारी में अमीर लोग जाते हैं मैं भी अब वैसे ही जाया करूँगा। तो ये वहाँ पे एक ना तांगा जिसे वो होता है ना तांगा, आगे घोड़ा लगा होता है और पीछे एक बॉक्स होता है रॉयल किस्म का, तो उसे कहते हैं बग्गी। तो ये वो मंगवाता है और उसके अंदर शराब पी के बैठ जाता है और बड़ा लोगों को ऐसे देख रहा होता है कि मैं तो सर जॉन डरबायफील्ड हूँ, बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं, पैडलर पागल हो गया है, कल ये हमें दूध बेच रहा था और आज ये बग्गी में देखो शराब के नशे में पागल हो गया पागल हो गया। इस तरह से इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और ये इसकी जो बग्गी होती है वो इसी के गाँव की तरफ
बढ़ रही होती है, यानी इसके घर की तरफ। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं जिनमें टेस, जो कि इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हैं यानी मेन कैरेक्टर हैं, सारे नॉवल ने इनके इर्द गिर्द ही घूमना है, ये भी बच्चों के साथ खेल रही होती है। तो इसकी क्वालिटीज़ को ज़रा देख लें। ये एक ब्यूटीफुल यानी बड़ी खूबसूरत लड़की है, इनोसेंट है, और इसके साथ साथ इसकी एज है 16 ईयर्स ओल्ड, यानी ये अभी सिर्फ 16 साल की है। जब टेस देखती है कि सारे लोग ही किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और हमारे गांव की तरफ एक बग्गी बढ़ रही है जिसके अंदर एक बंदा फुल शराब के नशे में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि आई एम द सर जॉन डुबरबायफील्ड, कि मैं तो सर जॉन डुबरबायफील्ड हूँ। तो ये गौर से देखती है, ये कहती है ये तो मेरे फादर हैं, यानी इसको क्या हो गया, ये तो दूध बेचने गया हुआ था। तो ये फुल शराब के नशे में सारे लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो जो टेस होती है वो अपने फादर को सपोर्ट करती है, मीन्स इसके ऊपर मजाक वगैरह नहीं करती, बल्कि वो सबको कहती है कि आप चुप करें, और अपने फादर को बग्गी से उतारती है और घर लेकर चली जाती है। अब टेस के दूसरे फैमिली मेंबर्स और इनके घर के हालात को भी ज़रा देख लें। ये एक फटे पुराने घर के अंदर रह रहे हैं जो कि गिरवी पड़ा हुआ है, यानी कर्जे के अंदर डूबा हुआ वो फटा पुराना घर है। और टेस के साथ इसकी मदर है, इसके पेरेंट्स को तो आपने पहले ही मिल लिया है, यानी फादर को जॉन डुबरबायफील्ड जो कि पेडलर हैं, और इसकी मदर होती हैं, और इसके 5-6 भाई बहन होते हैं। अब उनके नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि उनका नावल के अंदर कोई ख़ास काम नहीं है। अलबत्ता इसका एक भाई अब्राहम है जिसका नाम आगे जाके आएगा और थोड़ा काम भी आएगा। टेस की एक छोटी बहन है जिसका नाम लीजा है, लेकिन प्यार से इसे सब लीजा लू कहते हैं। इसका नाम जरा याद रख लीजिएगा क्योंकि एंड के ऊपर इसका थोड़ा सा काम आएगा नॉवल में। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि टेस अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी घर की बेटी है, यानी पेरेंट्स के बाद सारी जिम्मेदारी टेस के ऊपर ही है। अब टेस की मदर यानी मिसिस जॉन डुबरबायफील्ड ये अपने हस्बैंड जॉन से कहती है कि क्या हंगामा मचाया हुआ है, पहले थोड़े जलील हैं, इतने गरीब हैं, इतने फटे पुराने हमारे हालात हैं, और तुम बग्गी के ऊपर बैठकर क्या शराब के नशे में आ गए हो। तो ये उसे बताता है कि मैं सर जॉन डुबरबायफील्ड हूँ और मैं बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार आए हैं थोड़ी दूरी पर, तो वो भी बड़े अमीर हैं, तो जाहिर बात है उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर हमारा भी हिस्सा होगा क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो इसलिए हम अब बड़े अमीर होने वाले हैं। तो ये सुनकर मिसिस जॉन डुबरबायफील्ड जो होती है बड़ी खुश होती है, कहती है वाह, अगर आप सर जॉन डुबरबायफील्ड बन गए तो मैं तो फिर क्वीन बन गई ना। ये बड़ी खुश होती है। अब रिच होने की खुशी में जॉन वाइन यानी शराब पिए जाता है और इतनी शराब पीता है कि इसका जो हार्ट है वो ख़राब हो जाता है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इसने ये वाइन पीना बंद ना की तो इसकी डेथ हो जाएगी। और ये इतना वीक हो गया है कि यानी इसका जो हार्ट की कंडीशन है, अब ये कोई काम ना करे तो ये बेहतर होगा, वरना इसकी डेथ हो जाएगी। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है टेस के ऊपर। वो कहती है अच्छा बाबा आप आराम करें, और जो हमारा पेडलर यानी दूध वाला काम है वो अब मैं संभालती हूँ। अब याद रखिएगा कि जिस रिच फैमिली को इन्होंने अपनी यानी सेम रेपुटेशन टैग वाली फैमिली समझ लिया है ना, ये समझ रहे हैं कि वो भी डुबरबायफील्ड ही हैं, बल्कि वो डुबरबायफील्ड्स नहीं होते, इनको गलत फहमी हो जाती है। वो तो बड़े मॉडर्न से लोग होते हैं और स्टॉक्स उनका फैमिली रेपुटेशन टैग होता है। ये बात यहाँ नोट कर लें कि ये डुबरबायफील्ड्स हैं और वो स्टॉक्स होते हैं जिनको ये डुबरबायफील्ड समझी बैठे हैं। बहरहाल अब घर की सारी जिम्मेदारी टेस के ऊपर आ जाती है और ये अपने फादर का काम यानी पेडलर होता है ना, दूध वाला होता है, ये उसको संभालना शुरू कर देती है। और इनका ना एक घोड़ा होता है, ओल्ड होता है काफ़ी, मतलब कि एज्ड घोड़ा होता है जिसका नाम इन्होंने प्रिंस रखा हुआ होता है। तो टेस उसे ना अपने जो टांगा होता है उसके ऊपर जोती है और जो दूध वगैरह होता है उसको रखती है, और गांव के अंदर दूसरे गांव के अंदर दूध को ले जाकर तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है। अब टेस जब रास्ते में जा रही होती है तो कोई से बताता है कि आप बड़ी अनएक्सपीरियंस्ड लेडी हो, आपको ये नहीं पता कि आपका जो वे है वो इस तरह से है, यानी आप रॉन्ग वे के अंदर आ रहे हो, आप एक्सीडेंट करवाओगे किसी का। तो टेस कहती है मैं तो पहली बार, मेरा फादर जो है वो बीमार हो गया है और उसका काम संभाल रही हूँ, मैं वाकई अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस इस पेडलर के काम का, ये तो मेरा फादर किया करता था, मैं वाकई अनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो वो इसे कहता है कि अपना वे जो दुरुस्त करो, तुम रॉन्ग साइड से आ रही हो। तो जब ये अपना वे बदलती है और इसको ये तांगा घोड़ा यानी इतना चलाना तो आता नहीं होता, तो ये एक जगह ना गिर जाती है
मीन्स ये कि इनका जो घोड़ा प्रिंस है वो गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, प्रिंस उधर ही मर जाता है। अब ये पहले ही बड़े गरीब होते हैं, फादर भी बीमार है, एक इनका वो सोर्स ऑफ इनकम था यानी घोड़ा था जिसके ऊपर ये दूध वगैरह बेच कर आती थी, तो वो भी उधर मर गया। अब ये उधर बैठ के रोना शुरू कर देती है, बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरी वजह से ये घोड़ा मर गया है। और जैसे तैसे प्रिंस यानी घोड़े की डेड बॉडी को ये अपने घर लेकर आती है और घर में उनको पहले ही खबर हो जाती है कि आपकी बेटी टेस रॉन्ग साइड से आ रही थी और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और घोड़ा मर गया। तो ये जो जॉन रॉबर्ट फील्ड और इसकी माँ होती है ये कहते हैं कि अब घोड़ा तो मरने वाला था, काफ़ी एज्ड था, वो तो मर गया है, कोई बात नहीं, हमारे पास वही एक सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन जो मर गया है अब इसका क्या करें। तो ये लोगों से कहते हैं कि ये मरा हुआ घोड़ा किसी ने लेना है तो ले लो, थोड़े बहुत पैसे दे दो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं ज़रूरत इसकी, तो कोई भी नहीं इस घोड़े को लेता। और जब शाम हो जाती है ये देखते हैं कि इस घोड़े की डेड बॉडी को भी कोई नहीं खरीद रहा, तो ये उसको ना बड़े संस्कारों के साथ यानी जिस तरह से रसूमात वगैरह होती है उसको दफना देते हैं। अब घर वाले सारे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन उनको ये एक होप यानी उम्मीद होती है कि हमसे दूर हमारी कुछ फैमिली वाले अमीर भी हैं यानी डुबरबाई फील्ड्स को जिनको वो समझते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि वो स्टॉक्स हैं, वो तो इनसे रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन ये खुद ही उनको समझी बैठे हैं। तो ये फैसला करते हैं कि हमारी जो घर की बड़ी बेटी यानी टेस है ये उनके पास जाएगी और वहाँ जाके उन्हें बताएगी कि हम भी डुबरबाई फील्ड हैं, आप भी डुबरबाई फील्ड हो, तो हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो हमें दे दो या मुझे कम से कम जॉब के ऊपर ही रख लो। तो टेस की मदर यानी मिसिस जॉन डुबरबाई फील्ड ये टेस को तैयार करके यानी अच्छे कपड़े पहना के वहां भेज देती है। और जब टेस वहां जाती है तो वहां जाकर ये एक हैंडसम लड़के से मिलती है और ये उसको कहती है कि मैंने यहाँ पर मिसिस डुबरबाई फील्ड से मिलना है। तो वो कहता है किसे मिलना है, डुबरबाई फील्ड इधर रहते हैं। वो दिल में सोचता है कि यहाँ तो सारे स्टॉक्स रहते हैं, ये डुबरबाई फील्ड से कहाँ मिलने आ गई है। तो वो इससे पूछता है टेस से तुम किस फैमिली रेपुटेशन से बिलोंग करती हो। तो ये कहती हैं कि हम सर जॉन डुबरबाई फील्ड जो कि दूर एक गांव के अंदर रहते हैं उसकी बेटी हूँ। और ये उसको सारा बताती है कि मैं इस तरह से घोड़े को मार दिया, पहले मेरा फादर पेडलर का काम किया करता था। तो ये सारी स्टोरी उस लड़के को बताती है, उस लड़के का नाम होता है एलेक। तो नॉवल में एक न्यू कैरेक्टर यानी एलेक आ चुका है, इसको भी ज़रा समझ लें कि ये एक हैंडसम लड़का है और ये मॉरली करप्ट होता है यानी ये कोई अच्छा लड़का नहीं होता। ये ना इसको सड्यूस करना चाहता है और ये इसलिए इसको नहीं बताता कि हम स्टॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम डुबरबाई फील्ड फैमिली से बिलोंग करती हो। तो ये इसको क्लियर नहीं करता, बल्कि ये उसे कहता है कि अंदर जो मेरी माँ है ना, मेरी मदर, वो मिसिस डुबरबाई फील्ड ही हैं यानी हम भी डुबरबाई फील्ड ही हैं। लेकिन ये बात तुम कभी भी मेरी माँ यानी जो एलेक की मदर होती है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये स्टोक्स फैमिली है, ये मॉडर्न फैमिली है। और ये जो टेस हैं ये इसे समझी बैठे हैं सारे के सारे कि ये भी डुबरबाई फील्ड्स फैमिली वाले ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एलेक होता है वो भी इसको नहीं बताता कि हम स्टोक्स हैं और आप जो हो डुबरबाई फील्ड हो। ये उसे कहता है कि हाँ हाँ हम भी डुबरबाई फील्ड हैं, लेकिन ये बात तुम कभी भी मेरी माँ के सामने ना कहना। तुम यहाँ पे जो हेल्प यानी जॉब लेने आई हो वो मैं तुम्हें ऑफर कर देता हूँ। और ये ना टेस जो होती है ये एलेक के साथ बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि ये उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। तो टेस कहती है अच्छा मैं चलती हूँ फिर। तो ये उसे कहता है नहीं नहीं इतनी जल्दी भी क्या है, मेरी मदर ज़रा थोड़ी सी वीक है, वो बीमार हैं, लेकिन तुम आओ ना मेरे साथ। एलेक उसे ना अपने घर के जो बागात होते हैं गार्डन वहाँ पे ले जाता है, इसे स्ट्रॉबेरीज तोड़ कर देता है, इसके बालों में कभी गुलाब लगाता है, कभी आगे कभी पीछे। तो टेस कहती है कि या तो ये बड़ा अच्छा है और ये या बड़ा बुरा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मॉरली करप्ट है, ये इसको सेड्यूस करने की कोशिश में है। जब टेस कहती है कि काफ़ी वक्त हो गया है एलेक, मैं यहाँ से अब जाने लगी हूँ, तो जब ये जाने लगती है ना तो एलेक पीछे से इसको किस करने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से टेस को समझ आ जाती है कि ये बंदा मॉरली करप्ट है, ये मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। और वहाँ से जाते हुए टेस इस बात का फैसला करती है कि वो आज के बाद इनके पास कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जब तक टेस अपने घर पहुंचती है तो वहां पर एक लेटर पहले ही पहुंच गया होता है जो कि एलेक खुद जाकर देता है। और उस लेटर के अंदर साफ अल्फाज में लिखा होता है कि आपकी बेटी टेस को हमने यहाँ पर जॉब के ऊपर रख लिया है और इसके अलावा आपको जितना भी नुकसान हुआ है यानी आपका एक घोड़ा मर गया है तो ये उसे घोड़ा भी दे देता है एक नया। और इसके अलावा उसके जो बहन भाई होते हैं उनको खेलने वगैरह के खिलौने वगैरह भी देता है। तो जब टेस अपने घर पहुँचती है ना तो ये देखती है कि नया घोड़ा भी आ गया, इतने
खिलौने और इसकी माँ कहती है ये देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर एलेक ने आके दिया है, बड़ा ही अच्छा लड़का है एलेक, उसने हमारी इतनी हेल्प की है और मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करेगा। तो टेस खामोश हो जाती है कि चलो कुछ दिनों बाद कुछ थोड़ी की खुशी के लम्हात ही आए तो सही। तो ये उसे कहती है कि इस जॉब को कभी ना गंवाना और वहीं जाओ एलेक के पास जॉब करो, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, शादी कर लेगा, हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। तो टेस जो कि कभी भी वहां पर एलेक के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि ये उसके साथ बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन मजबूरी के हालात में इसको वहां जाना पड़ता है। अब यहाँ पर टेस दूसरे गांव में जाकर काम करना शुरू करने लगी है। तो इससे पहले ये जिस गांव में रह रही है इसका थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता दूं कि यहाँ पर ना एक लड़का होता है एंजल, जिसका नाम है एंजल। ये इस स्टोरी का नया कैरेक्टर है, इसको याद रखें कि ये एक बड़ा इनोसेंट सा लड़का होता है और हार्ट क्लीन लड़का होता है, यानी दिल का साफ होता है और ये भी बड़ा ब्यूटीफुल होता है। और जो एंजल होता है इसके जो पेरेंट्स हैं, इसको थोड़ा समझ लें कि इसका जो फादर है वो एक प्रीचर है, यानी प्रीस्ट है, प्रोफेसर टाइप बंदा है, और इसके जो दूसरे बहन भाई हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह पढ़ते हैं, यानी कैम्ब्रिज से उन्होंने डिग्रियां ली हुई है। लेकिन ये जो एंजल है ये पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा वीक होता है और ये ना फिलॉसफी ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है। एक दिन एंजल अपने घर में बैठा फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा होता है तो इसका फादर जो कि प्रीस्ट होता है, प्रीचर होता है, वो इसे कहता है कि तुम्हें फिलॉसफी के अंदर इंटरेस्ट है। ये कहता है हाँ मैं फार्मिंग करनी है, मैं कोई नहीं पढ़ना, मैं कोई नहीं डिग्री लेनी, एंजल कहता है। तो ये उसे कहता है अच्छा चल फिर फार्मिंग ही करिए, अब तुम्हें मैंने पढ़ने कोई नहीं भेजना। तो एंजल ना एवं आवारा घूमता रहता है। तो ये एक जगह पर ना एंजल डांस कर रहा होता है गांव के अंदर, तो ये वहाँ पर जाके जो टेस है ये भी खड़ी हो जाती है और इसको एंजल ना अच्छा लगता है, एंजल को भी बड़ी पसंद होती है टेस। तो ये इसकी पिछले गांव की स्टोरी है, इसको ज़रा माइंड में रख लें। ये पिछले गांव में जहाँ पर रह रही होती है ना, जहाँ पर इसकी सारी फैमिली होती है, वहाँ पर ये एंजल लड़के को बड़ा पसंद करती है। अब टेस घर की मजबूरियों की वजह से एलेक के पास जाकर काम करने का फैसला करती है। हालांकि टेस चाहती नहीं है कि वो एलेक के पास जाकर काम करे, लेकिन घर की मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं और उसकी माँ भी कहती है, उसके बहन भाई भी कहते हैं कि टेस चली जाओ ना, जाके काम करो, इतना अच्छा लड़का है, उसने तुम्हें पहली दफ़ा ही यानी कि रख लिया जॉब के ऊपर। तो टेस जाते हुए ये सोचती है कि अगर एलेक ने वहाँ मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसकी मदर भी तो उधर ही है ना, मैं शोर मचा दूंगी और एक औरत की मौजूदगी में ये खुद को ना सेफ फील कर रही होती है। तो इस तरह से ये एलेक के यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर इसको पता चलता है कि जो एलेक की मदर है वो तो एक ब्लाइंड वूमेन है, यानी अंधी औरत है। तो ये कहती है उसको जब दिखाई कुछ नहीं देना, यानी वो तो व्हील चेयर के ऊपर बैठी रहती है। तो अब ये उधर जाकर और परेशान हो जाती है क्योंकि एलेक का ना इसको पहले ही पता चल गया होता है कि ये बंदा मॉरली करप्ट है। अब एलेक के यहाँ टेस को एक फार्मिंग के ऊपर जॉब दे दी जाती है, यानी हल्का फुल्का सा काम होता है, बस मुर्गियों वगैरह को देखना होता है, इसके अलावा जो जानवर वगैरह वहाँ होंगे। तो इस तरह से इसे एक जॉब अनाउंस कर दी जाती है। और अब जो एलेक होता है उसकी सारी की सारी कोशिश टेस को सड्यूस करने के अंदर ही होती है और ये इसकी ये कोशिश होती है कि बस मैं ना अब टेस को फंसा लूँ। तो ये कभी उसको स्ट्रॉबेरीज ला के दे रहा है, कभी उसको गुलाब दिखा रहा है, उसे कहता है हल्का फुल्का काम किया करो, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये है तो सारा। तो लेकिन जो टेस होती है वो इसे कहती है कि तुम मुझे ना परेशान ना करो, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ और मुझे यहाँ पे बस काम ही करने दो। अब एलेक के गांव में एक रिवाज होता है कि हर सैटरडे और संडे की नाइट को वहाँ पे ना एक जगह पे सारे मैन एंड वुमेन वाइन पी के इंजॉयमेंट किया करते हैं, डांस किया करते हैं। तो जो टेस होती है ये शुरू के अंदर वहाँ जाना पसंद नहीं करती, लेकिन ये ना फिर एक दफ़ा चली जाती है, वाइन पीती है, इंजॉयमेंट करती है, तो इसे अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना ये लेडीज़ के साथ वहाँ पे जाया करती है। एक दिन जब ये वहाँ पे जाती है ना तो इसको बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ये कहती है कि मुझे ना बस वापस घर जाना है। तो वहाँ पे जो एलेक होता है वो कहता है जी जनाब हम हाजिर हैं आपको लेकर जाने के लिए। ये उसे कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं जाना घर वापस, मैं किसी और साथ चली जाऊंगी। तो ये कहता है ठीक है ना जा मेरे साथ। अब टेस वहाँ पे खड़ी रहती है, रात का वक्त होता है, जितनी भी वुमेन्स होती हैं वो अपने मैन के साथ जा रही होती हैं और टेस को कोई भी नहीं पूछ रहा होता। एलेक एक घोड़ा लेके आता है और इसे कहता है क्यों मुझसे इतना डरती हो, क्यों मैंने तुम्हें कुछ कहा है कभी, आज मेरे साथ सभी जा रहे हैं, रात हो रही है। तो इस दफ़ा जो टेस है वो मान जाती है और इसके साथ घोड़े पर बैठ जाती है।
अब रास्ते में एलेक की नीयत ख़राब हो जाती है और वो टेस को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, इसको ना किस करने की कोशिश करता है। टेस उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, उतार दो मुझे, मैंने नहीं तुम्हारे साथ आगे जाना कहीं भी। तो ये उसे कहता है अच्छा सॉरी सॉरी अब नहीं करता, अब मैं मुँह ध्यान बस घोड़ा ही चलाऊँगा। तो आगे जाकर ना ये जो घर की तरफ रास्ता जा रहा होता है ये उधर नहीं जाता बल्कि एक फॉरेस्ट यानी जंगल की तरफ ना घोड़े को मोड़ देता है। तो थोड़ी देर बाद टेस को भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम घर वाले रास्ते के ऊपर नहीं जा रहे, ये तो मुझे कहीं फॉरेस्ट के अंदर लेकर जंगल के अंदर लेकर जा रहा है। तो टेस उसे कहती है बस बहुत हो गया, इनफ हो गया, मुझे यहाँ पे उतार दो, मैंने नहीं तुम्हारे साथ जाना। तो एलेक कहता है कि हद होगी, पहले एक किस नहीं करने दिया और अब मैं जाना नहीं, मैं जाना नहीं, उतर इधर से। वो इसे घोड़े से उतार देता है और ये वहीं जंगल के अंदर ना खड़े होकर रोना शुरू कर देती है। अब एलेक कुछ देर बाद घूमता घुमाता दोबारा इसके पास आता है और ये देखता है कि टेस वहाँ पर रोते रोते ही सो गई है। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये नॉवल के अंदर लिखी हुई नहीं है, ये जो इसका ओरिजिनल नॉवल है ना थॉमस हार्डी का, उसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये बातें थॉमस हार्डी ने निकाल दी थी। लेकिन ये जो मैं अब आपको बातें बताने लगा हूँ ना, ये सिर्फ मैं इसलिए बताने लगा हूँ कि समरी आपको क्लियर रहे, ये बातें आपने पेपर के अंदर नहीं लिखनी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट के वेदर को समझें कि फॉग पड़ रही होती है यानी धुंध पड़ रही होती है, जंगल के अंदर तो वैसे भी धुंध ज़्यादा होती है, और जो चांद होता है मून वो भी निकला होता है और बड़ा ना रोमांटिक सा एक वेदर क्रिएट हुआ पड़ा है। और अब ना जब एलेक आता है और टेस रोते रोते वहीं सो गई होती है, तो एलेक इसके पास आकर ना इसको सड्यूस करने की कोशिश करता है, यानी इसके साथ ना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। और जो टेस होती है ये उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से एलेक इसे दोबारा सड्यूस करने की कोशिश नहीं करता और चुपचाप इसके पास बैठ जाता है। अब रात गुजर रही होती है और टेस को नींद आना शुरू हो जाती है और ये फिर सो जाती है। अब वेदर कंडीशन को ज़रा रिपीट करें कि मून निकला हुआ है, यानी जो चांद है वो चमक रहा है, फॉग पड़ रही है, और जो टेस है ये रोते रोते दोबारा से नहीं सोई बल्कि इस दफ़ा ये सोई है उसको थप्पड़ मारने के बाद। तो अब इसके पास बैठा हुआ है एलेक। एलेक को अब यकदम से पता नहीं क्या होता है, ये जब थोड़ी सी हवा चलना शुरू कर देती है ना, ये टेस के ऊपर दोबारा से लपक लेता है और इस दफ़ा टेस इसको कोई थप्पड़ नहीं मारती, कोई मना नहीं करती, बल्कि वो ना पहले एवं नाटक सा करती है छोड़ो मुझे, लेकिन फिर वो इसके साथ पूरा इंजॉयमेंट करती है और ये इसको जो एलेक है ये प्रेग्नेंट कर देता है। अब ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई है ना, वहाँ रोने से लेकर यानी एलेक जब दोबारा आया है और ये बात तक कि इसको प्रेग्नेंट कर देता है, ये चीज़ें इस नॉवल के अंदर कोई नहीं बताएगी, लेकिन ये मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं कि जब आपने इसके थीम को डिस्कस करना है, जब आपने इस क्वेश्चन को, इस नॉवल को क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो फिर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब एलेक ने टेस को सीड्यूस किया तो गलती किसकी थी। तो जिस स्टूडेंट को पूरी सिचुएशन का पता होता है ना, वो फिर मुख्तलिफ दलाइल देता जाता है और एंड के ऊपर किसी भी तरफ बात को लगा देता है, यानी एंड के ऊपर ना एलेक की गलती ही बनानी है। लेकिन मैंने आपको सारी बात क्लियर बता दी है।